लोग ये समझ रहे हैं कि हमको हमारे वक्त दोबारा रजिस्टर करवाने हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, खुशफहम है कि हमारे वक्त रजिस्टर हो गए तो हमें कुछ नहीं करना। आपसे एक और चीज मांगी जा रही है, वो ये है कि उम्मीद पोर्टल पे आप जो रजिस्टर हो उसके बावजूद कुछ डिटेल जो आपसे मांगी जा रही वो आप दो। डीम रजिस्टर्ड है और उसके बावजूद अगर पोर्टल पे रजिस्टर डिटेल्स नहीं दे रहे या डिटेल्स नहीं है तो वो रजिस्टर नहीं माने जाएंगे। और अगर वो नहीं माने गए तो वो अपनी किसी वक्त के मिल्कियत के बारे में या कोई भी इश्यू खड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, उसके बारे में किसी भी कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में कोई केस फाइल नहीं कर सकेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड वक्फ नहीं हो तो आपका दावा कोई कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और उसे वही खारिज हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाई में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, वक्फ को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही, कई चिन्हों पर, कई बिंदुओं पर पाबंदी लगाने की बात कही गई, और उसके बाद सबसे ज्यादा लोग अब इस वक्त जो परेशान हैं वो उम्मीद पोर्टल को लेकर हैं। क्योंकि सरकार ने जो कहा कि उम्मीद पोर्टल पर, सरकार की एक वेबसाइट है, उस पर जो है वो तमाम जितने भी वक्फ की जितने भी जो प्रॉपर्टीज हैं, 8.5 लाख के करीब हैं देश भर में, उनको जो है वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। सबसे ज्यादा लोग इस पशोपेश में, इस तजब्जुब में है कि आखिरकार क्या करें, उस पर रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं, करवाने का क्या नुकसान होगा, नहीं करवाने का क्या नुकसान होगा, या जो लोग करवाना चाह रहे हैं वो करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। अलग अलग कई लोग ऐसे होते हैं जो आए दिन कुछ भी वीडियो बना देते हैं, कुछ पता होता है नहीं। और चूंकि हम खुद ये कोशिश में रहते हैं कि जो लोग ऐसे परेशान हैं वक्त को लेकर, उन तक सही जानकारियां पहुंचाई जाए, और इसीलिए आज मेरे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, जो खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, गुजरात हाई कोर्ट के लॉयर हैं, और वक्फ के मामले में अक्सर आपने देखा होगा कई प्रोग्राम्स वगैरह गुजरात भर में इन्होंने किए थे। तो उम्मीद पोर्टल को लेकर और वक्फ में अब आगे क्या करेगा मुसलमान, उस पर हम बात करेंगे। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। कैसा मौजू है, कैसा ये मुद्दा है कि हर कोई परेशान है। पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो अब ये कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराएं या ना कराएं, इसको लेकर सबसे ज्यादा लोगों में सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज ये प्रोग्राम करने का। और मैं आज, तुम जैसे जानते हो, मैं कभी आता नहीं हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ख्यालात शेयर करूँ लोगों के साथ और लोगों तक ये बात पहुँचे। देखिए, पहली बात तो ये थी कि उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करवाना, लोग पहले से कह रहे थे करवाने की ज़रूरत है, होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था और सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर देना बाकी था, तो इस वजह से पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और सारे मुस्लिम जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये तय किया जब तक ऑर्डर नहीं आता है वहां तक न किया जाए। अब ऑर्डर आ गया, हमें ये उम्मीद थी कि इंशाल्लाह इस पे भी सुप्रीम कोर्ट स्टे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे नहीं दिया तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि इसको भी करवाना पड़ेगा। इसलिए अब सबके लिए ज़रूरी है कि जो उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करवाना है या अपनी प्रॉपर्टी जो दर्ज करवानी, वो ज़रूरी है, इसलिए करवाना ज़रूरी है। अब इसके लिए हमको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो 8/4/2025 से अमल में आया है, तो उसके 6 महीने में होना चाहिए। दूसरा है कि इन्होंने उम्मीद पोर्टल लॉन्च करके उसको नोटिफाई किया, जाहिर किया, वो 3/7 को है, तो वहां से 6 महीने हैं। तो कौन से 6 महीने, तारीख कब से शुरू होते? एक तो पहले तो ये वेबसाइट कब लॉन्च हुई, उसके बाद और भी वक्त उसमें भी लगाया? वेबसाइट 3/7 को लॉन्च कर दी थी, तो उसके बाद से हुआ है, तो उसके बाद से 6 महीने है। अब 6 महीने तो है, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है। इसके लिए पहले से मुतालबा ये किया गया कि कम से कम साल होना चाहिए, और इसी को लेकर अभी असदुद्दीन भाई जो हैं, उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भी डाली है कि भाई वक्त बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि इतने वक्त में अब तक 8.5 लाख में से सिर्फ 4,000 ही रजिस्टर अब तक उस पर करवा पाए उम्मीद पोर्टल पर। और जहां तक मेरी जानकारी है, गुजरात में तो एक भी नहीं हो पाया है।
एक भी नहीं गुजरात में, एक भी नहीं हो पाया। जबकि 45,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज गुजरात में है वक्फी मेरे ख्याल से शायद। तकरीबन 17,000 कहते हैं वो। 17,000 अच्छा। वक्फ है रजिस्टर्ड, प्रॉपर्टीज तो कितनी है वो अल्लाह ही जानता है, बाकी 17,000 वक्फ रजिस्टर्ड है। और उसमें से एक भी उम्मीद पर अभी रजिस्टर नहीं नहीं कर हो पाए। पाया, क्या नहीं हो वजह? पाया, और वो नहीं हो पाएगा जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि उसमें पहली डिटेल जो मांगी गई है वो ये है कि आपके वक्फ की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो सके, उसके 4 बाउंड्रीज, 4 खूंट जो हमारे गुजरात में कहते हैं चतुर्सीमा, बिल्कुल। वो आप बतलाओ उस, और फिर उसके अंदर कौन ऑक्यूपायर है वो बतलाओ, और आज उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है ये बतलाओ। ये इतना मुश्किल नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल आसान काम भी है, नहीं है ये, क्योंकि बिल्कुल। हर प्रॉपर्टी का आपको 4 खूंट निकालनी है, 4 उसको दर्ज करानी है। अब दूसरी चीज है जो आज यूं समझ लीजिएगा नामुमकिन है, वो ये है कि आपको ये वक्त कब हुआ, किसने किया, किस तरह से किया, ये डिटेल देनी है। अब जैसे जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद अहमदाबाद 600 साल 800 साल पुराना, तो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। बिल्कुल, और आप आपके खुद का वक्फ का सोचिए, क्या आपके पास आपके वक्फ के किसने किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, ये डिटेल आपके पास नहीं है। होगी बिल्कुल। लेकिन आपके वक्फ रजिस्टर्ड है, पहले बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में थे, उसके बाद में अब वक्फ बोर्ड में है। तो आप जब ये डिटेल अगर नहीं दे पाते तो आप पोर्टल की एक बहुत जरूरी जो डिटेल है वो नहीं दे पा रहे हो, और उनके क्राइटेरिया में आप फिट बैठ ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल नहीं। और आप तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो आपसे जो डिटेल मांगी जा रही वो अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। अब रजिस्टर करना, देखिए ये भी एक बहुत गलत फहमी है जो लोगों में चल रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि हमको हमारे वक्त दोबारा रजिस्टर करवाने हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं, खुशफहम है कि हमारे वक्त रजिस्टर हो गए तो हमें कुछ नहीं करना। दोनों जो वक्त में रजिस्टर है उनको भी उम्मीद में तो रजिस्टर करना ही है यानी। वही है। देखिए, आपको आपके वक्फ रजिस्टर्ड थे पहले बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में थे, उसके बाद में 1196 से वक्फ एक्ट में हुए। तो आप एज पर सेक्शन 43 ऑफ द वक्फ एक्ट जो पहले था, जो आज भी बरकरार है, आप डीम्ड रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, आप डीम्ड रजिस्टर्ड हो तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। लेकिन आपसे एक और चीज मांगी जा रही है, वो ये है कि उम्मीद पोर्टल पे आप जो रजिस्टर हो उसके बावजूद कुछ डिटेल जो आपसे मांगी जा रही वो आप दो, और अगर आप वो डिटेल देते हो तो आप रजिस्टर्ड हो, और आपने उम्मीद पोर्टल पे डिटेल दी है तो आपका अमेंडेड वक्फ एक्ट के हिसाब से वक्फ रजिस्टर्ड है ये माना जाएगा, मान्य माना जाएगा आपका वक्फ। और अगर नहीं है तो नहीं माना जाएगा। अगर आप डीम रजिस्टर्ड हो और आपने उम्मीद पोर्टल पे सारी डिटेल्स नहीं दी तो भी आपका रजिस्ट्रेशन माना नहीं तो जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा उन वक्त प्रॉपर्टीज का क्या, उसके लिए कानून क्या कहता है फिर? देखिए, अगर जो डीम्ड रजिस्टर्ड है और उसके बावजूद अगर पोर्टल पे रजिस्टर डिटेल्स नहीं दे रहे हैं या डिटेल्स नहीं है तो वो रजिस्टर नहीं माने जाएंगे, और अगर वो नहीं माने गए तो वो अपनी किसी वक्त के मिल्कियत के बारे में या कोई भी इश्यू खड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, उसके बारे में किसी भी कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में कोई केस फाइल नहीं कर सकेंगे। वक्फ वाले खुद दावा नहीं कर सकेंगे अपनी नहीं कर प्रॉपर्टी पर। सकते। मिसाल के तौर पे एक वक्फ है जो रजिस्टर्ड है लेकिन पोर्टल पे उसकी डिटेल्स दर्ज नहीं है, अगर वो अपने किराएदार उसका किराया नहीं दे रहा है तो उसके किराएदार किराएदार के सामने दावा भी नहीं कर पाएगा। यानी जो कब्जेदार है वही मालिक बन गया, समझ लो एक तरह से। वो जो भी है, वो जो मनमानी कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि मेरे पास आज हक ही नहीं रहा, मैं दावा फाइल करूं किसी कोर्ट में जाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कि जितनी भी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, और हम तो देखें जैसे बड़े बड़े शहरों का देखें, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहाँ पर जो जामा मस्जिद बड़ी बड़ी है, दूसरी वक्फ की जो जहां पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बरसों से 200 साल पुराने वहां पर किराएदार 100 साल पुराने किराएदार हैं, तो अब उनको हटाना वक्फ के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास में सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। नहीं है तो, और डॉक्यूमेंट्स है लेकिन आप अगर पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हो रहे हो तो भी आपका दावा खारिज हो जाएगा। हाँ, पोर्टल पे अगर की डिटेल दर्ज नहीं हो रही है तो आप नहीं कर पाओगे, यानी आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से हम पहले से कह रहे थे कि ये रजिस्ट्रेशन और पोर्टल की जो बात है और इसके साथ में जो जोड़ दिया गया है कि आप दावा नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, बहुत गलत है। इसको किसी भी कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं, किसी कोर्ट में नहीं, क्योंकि आप इस देखिए कायदे के अंदर कुछ लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट में अगर आप दावा करना चाहते हो तो आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप वक्फ हो और वक्फ के बिना पर दावा करना चाहते हो तो रजिस्टर्ड वक्फ होनी चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड वक्फ नहीं हो तो आपका दावा कोई कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी।
और उसे वही खारिज हो जाएगा। यानी तो बहुत बड़ा, क्योंकि आज हम देखें जैसे संभल की जामा मस्जिद हुई और भी कई सारे से जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, अगर उनके पास में से पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मुसलमानों का जो हक है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, इसका मतलब। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आप इसके साथ आप सोचिए कि ये था कि इन्होंने ये कहा कि ये वक्फ एक्ट कमेंट्स हुआ, यानी 8/4/2025 के पहले जो वक्फ बाय यूजर रजिस्टर हो चुके हैं वो सब महफूज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन मान्य रहेगा, लेकिन आइंदा के लिए कोई वक्फ बाय यूजर रजिस्टर नहीं होगा। अब जो 8/4/2025 के पहले वक्फ बाय यूजर रजिस्टर हुए, तो उन रजिस्टर के किसने वक्फ किया ये डिटेल नहीं है, कब हुआ ये डिटेल नहीं है, कोई डीड नहीं है, फिर भी वो रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन उनको पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए डिटेल देनी पड़ेगी। तो आप सोचिए, एक जगह आपकी तक रजिस्टर चलेगा, आप ही की पॉलिसी के अंदर बाने बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है। इसलिए मेरा ये अंदाजा है और मुझे जहां तक जानकारी है कि कोई रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, और वो इस वजह से इसको बहुत तरमीम करने की जरूरत है, बहुत सुधारा करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हो पाता है तो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ जो दावा नहीं कर पाने की जो हकीकत को जोड़ दिया है वो बहुत खराब है। उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो बहुत लंबा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में तो कई लोग तो ऐसे हैं जो खुद मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, गरिया रहे हैं कि मुसलमान बेवकूफ है, बुजदिल है, रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी बिना वजह भड़काने का काम कर, उन्होंने भी, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी पोर्टल खोलकर देखा हो, कभी कुछ कोशिश की हो अपलोड करने की कोई डॉक्यूमेंट। कोशिश करी है नहीं करी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं कि अगर जो भी ऐसा दावे कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आपने कितने रजिस्टर करवाए। और इसीलिए देखिए हमने कोशिश की, मैं ये आपके जरिए ये लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमको मुतालबा करना चाहिए। अगर मुतवलियों की जिम्मेदारी है कि रजिस्टर करवाएं, पोर्टल पे भी डिटेल दर्ज करवाएं, तो हमारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, तो ये वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि भाई वो भी देखें कि हमारे वहां जो वक्फ रजिस्टर्ड है उनकी डिटेल्स पोर्टल पे दर्ज हो। और अगर नहीं हो पा रही तो अगर हमारी गलती है तो उनकी भी गलती है, बिल्कुल। तो उनकी जिम्मेदारी के बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा, ना वो कुछ कर रहे हैं। अब हमने चाहते हैं, हम ये कोशिश करेंगे और हो सका तो उसके लिए कोर्ट का भी रास्ता हम इख्तियार करेंगे कि वक्फ बोर्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी आयन की जाए, ये उनके ऊपर कहा जाए कि आप लोगों को पोर्टल पे रजिस्टर करवाने में पूरी मदद करो, आपके नुमाइंदे भेजो ताकि वो रजिस्टर करवाने की कोशिश करें। हम उनको सारी डिटेल देंगे जो हमारे पास है और जो आपके वहां दर्ज है, क्योंकि रजिस्टर्ड है, तो वो हम देंगे। आप कोशिश करो, हो जाए तो अल्लाह ताला का खैर है और आप कर पाए, और नहीं होता आपकी गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। रजिस्टर पहले से ही हम तो और आपकी गलती अगर नहीं हो पाए, और आपकी गलती, क्योंकि बोर्ड अगर खुद भी चाहे तो आज मेरा ये दावा है कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे अंदर, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब इतने वक्त में इतना सब हो गया, इतना कम हो सका है, तो आगे तो इसमें कम से कम 1.5-2 साल और लग जाएंगे इसके अंदर, तो पूरा अगर तरीके से अगर करना चाहे तो बिल्कुल। और लेकिन वो भी जैसे आप बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो मैं किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया, वो तो आप 2 साल बाद भी कहां से ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। और इसीलिए वक्फ बोर्ड को के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम मुतवल्ली हैं या हम उस वक्त के साथ जुड़े हुए हैं कि हमारी उसकी डिटेल्स रजिस्टर हो, पोर्टल पे आए। लेकिन बोर्ड की भी जिम्मेदारी है क्योंकि हम तो इंतजाम करने वाले हैं। मुतवल्ली मैनेजर होता है, बोर्ड कौन है, वो निगहबान है, वो सुपरवाइजर है, वो उसका सब करना है, तो उनको करना है, तो ये उनकी जिम्मेदारी उनको भी अदा करनी चाहिए। तो हमको ये मुतालबा करना चाहिए और ये ना समझे कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है, बोर्ड से मुतालबा करें ताकि बोर्ड ये करवाए। तो ये जैसे कई लोग ये कहते हैं, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ टोपी पहनकर रैलियों में जाकर मुसलमान अपने आप को बता देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को डरा रहा है, ओवैसी मुसलमानों को डरा रहा है कि ज़मीनें छीन ली जाएगी आपकी। लेकिन हकीकत जो बता रहे हैं, जो स्टार्टिंग के अंदर उम्मीद पोर्टल पर जो चीज़ें मांगी गई, किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया, वो तमाम डिटेल दो। 700-800 साल पुराना आप डिटेल नहीं लाते हैं तो आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, आपका दावा खारिज हो जाएगा। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो मुसलमान बुद्धिजीवी जो लोग बता रहे हैं, जो खतरा है वो लाहक वो खतरा है, यानी मुसलमानों पर और वक्फ पर। बिल्कुल है। आज मैं ये कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया, वचगाड़े का हुक्म दिया, हम ये भी एक गलतफहमी लोगों की दूर करना चाहते हैं कि लोग आज जो ऑर्डर वैसे नाउम्मीद हो गए, मायूस हो गए कि सब खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल हियरिंग हो गई इंशाल्लाह,
और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन हम हियरिंग कर पाए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख पाए, क्योंकि उम्मीद रखना भी ईमान का एक हिस्सा है। अगर आप नाउम्मीद हो जाते हैं तो आप अल्लाह ताला पे आपका और तकदीर पे ईमान नहीं रखते। तो उम्मीद रखनी है इंशाल्लाह खैर और बेहतर होगा। अब वो क्या होता आखिर में अल्लाह जानता। आज इंटरिम ऑर्डर मिला है, अल्लाह का एहसान मानना चाहिए हमें कि आज सरकार के बहुत सारे गलत मंशों को मंशाएं जो थी उनकी उन पे रोक आ गई है। जैसे कि कौन से आप देखिए, ऐसा था कि सरकार जो अमेंडेड एक्ट था वो ये कहता था कि जो मिल्कियत सरकार ने दावा कर दिया कि हमारी मिल्कियत है तो वो सरकारी मिल्कियत हो जाएगी। उस दिन से उस मिल्कियत की जो शनाख्त है, जो आइडेंटिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगी। उसका इस्तेमाल होना वक्फ के तौर पे खत्म हो जाएगा और उसको फैसला करेगा, या तो पहले कलेक्टर कहा था, फिर कहा कलेक्टर से उपला अधिकारी करेगा। अगर वो करता तो क्या फैसला करता हम जानते थे। आज इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी वजगाड़े के हुक्म से, फाइनल ऑर्डर नहीं लेकिन वजगाड़े के हुक्म से, इंटरिम ऑर्डर से। ये कहा कि अगर कोई मिल्कियत पे सरकार दावा करती है कि ये वक्फ नहीं है, सरकारी मिल्कियत है, तो वो मिल्कियत की शनाख्त और आइडेंटिफिकेशन आज भी वक्फ की तौर पे रहेगी। दावा करने के बावजूद उसका इस्तेमाल भी वक्फ की मिल्कियत के तौर पे होता रहेगा, दावा करने के बावजूद। और उसका फैसला जो ये झगड़ा है कि सरकारी है कि वक्फ की है, ये सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे लेकिन ट्राइब्यूनल करेगी। और ट्राइब्यूनल का फैसला भी हाई कोर्ट जो कंफर्म करे उसके मातहत होगा, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये, और उस दरमियान ये मिल्कियत का वक्फ के तौर पे शनाख्त भी बरकरार रहेगी और इस्तेमाल भी होता रहेगा। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कितनी हमको नेमत मिली है आज। और दूसरा, बोर्ड के भी जो थे कि बोर्ड में ये कहा कि कम से ज्यादा 3 हिंदू हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, सॉरी, और काउंसिल में भी ज्यादा 4 हो सकते हैं, जबकि काउंसिल में 22 टोटल मेंबर है, 4 है तो कोई इंशाल्लाह कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। और बोर्ड के अंदर भी 7 से ज्यादा मेंबर होते हैं, तो 3 अगर ज्यादा है तो उससे भी कोई नुकसान नहीं होता। सीईओ का एक है कि वो ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमान हो, ये आपको देखना है, उसके बारे में कोशिश करें। तो आज इंटरिम ऑर्डर में अल्लाह ताला बहुत राहत दी है, और मैं ये मानता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया है और अल्लाह ताला हमसे ये तवक्को करता है कि हम अल्लाह ताला की और बंदगी करें और उससे मांगे, इल्तिजा करें, तो इंशाल्लाह और भी मिलेगा। तो आज हमको बहुत राहत मिली, नहीं तो हमारे को क्या नुकसान हो जाता। आप बहुत सोचिए कि आज संभल की मस्जिद है, ज्ञान व्यापी है, काशी मथुरा वाला जो डिस्प्यूट है कि सरकार ने दावा कर दिया, किसी ने दावा कर दिया तो हमारी मिल्कियत खत्म हो जाती। वो आज रोक लग गई है कि जब तक केस कार्यवाही चलेगी वहां तक वो बरकरार रहेगी। तो ये अल्लाह तआला के करम से बहुत अच्छी एक राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ ही उम्मीद पाटिल पर अगर वो लोग नहीं डॉक्यूमेंट दे पाए तो उनका दावा खत्म हो जाएगा। वही, इसीलिए अब वो क्या है कि ये दोनों या तो मुसलमानों को यहाँ से नहीं तो यहाँ से पकड़ो, इस तरह का कुछ अब ये है कि मुसलमानों को ये है कि जिंदगी भर जद्दोजहद करनी है। अल्लाह ताला ने जो जद्दोजहद करने भेजा है वो अब शुरू वो आपको करनी है, अगर आपकी आखिरत बनानी है तो। बिल्कुल। आप इस तरह से हाथ पे हाथ रखे या सो नहीं जा सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब अल्लाह ताला देखेगा। आपको जद्दोजहद करनी है और वो जद्दोजहद करके आपकी दुनिया और आखिरत बनानी है, ताकि आप अल्लाह ताला को जाके एक जवाब दे सकें कि ये अल्लाह ताला की मिल्कियतें हैं, वक्फ मिल्कियत मेरी और आपकी नहीं है, हम उसके मालिक नहीं है, अल्लाह ताला उसका मालिक है। तो हमको हमारी कोशिश करनी है कि हम अल्लाह ताला की वो मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ कर सकें हम करें, ताकि अल्लाह ताला को जवाब दे सके हमने ये कोशिश की। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं 2014 के बाद से कि हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिम आक्रांता आए थे, उन्होंने मंदिरें तोड़े और मस्जिदें बनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था बाबरी मस्जिद पर, उसमें साफ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कोई सबूत साक्ष्य नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया है। दूसरी तरफ ये जिस तरीके से जो वक्फ का और उम्मीद पोर्टल चल रहा है, कोशिशें यही की जा रही है कि भाई मुसलमान के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुसलमान तो जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक ये। दूसरा, इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट जो है, जब उसमें साफ कह दिया गया है कि जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ में अब कन्फ्लिक्ट करेगा, इस कानून के साथ में। देखिए, वो कन्फ्लिक्ट तो करेगा। बेसिकली उन्होंने कर क्या दिया है कि हर मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर एक डिस्प्यूट खड़ा कर दिया है, और आपको और आपकी आल और औलाद को वो डिस्प्यूट को हल करने का
चक्कर में डाल दिया है, तो मुसलमान अपने दिनों रात आने वाली पीढ़ियां भी इसमें उभर लेगी, उलझ जाए और करते रहे, यानी उलझे रहे। चाहे वो पिराना का मामला हो, चाहे वो खंभात का मामला हो, चाहे वो पाटन का मामला हो, कोई जगह पर भी कोई भी मामले हो, उसको सबको डिस्प्यूट में डाल दिया और ये उलझन में डाल दिया, ताकि उलझन चलती रहे, उलझते रहे लोग और एक मुद्दा चलता रहे। क्योंकि बेसिकली है क्या, ऐसे मुद्दे रहेंगे तो लोग रिलीजियस लाइन पे पोलराइज्ड होंगे, और वो पोलराइज होंगे तो आप जानते हैं किसको क्या फायदा होता है, नुकसान होता है। तो वो पोलराइजेशन को बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये किया है, और कोई इनका इंटेंशन नहीं है, ना वक्फ की प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता आया हूं कि हर एक्ट होता है वो ये कहता है कि ये एक्ट किस के लिए बनाया गया और क्या है। मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसकी मिसाल देता हूँ कि भाई उसमें ये है, वो ये कहता है कि चेक क्या होता है, हुंडी क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो वो बताता है कि ये बिल होता है, ये चेक होता है, ये डिटेल सारी चीजें ये बताता है बाद में वो, बिल्कुल। ये वक्फ उम्मीद जो एक्ट आया है वो पूरा एक्ट ये कहता है कि ये चीज वक्फ नहीं है। आप सोचिए कि एक्ट ये होना चाहिए, ये कह के वक्फ क्या है, मैंने आपको नकारने के लिए बनाया गया है, एक नेगेटिव तरह से, बिल्कुल। इंटेंशन से एक्ट बनाया गया है कि ये वक्फ नहीं है। अगर सरकार ने क्लेम किया तो वक्फ नहीं, एएसआई ने क्लेम किया तो वक्फ नहीं, शेड्यूल ट्राइब एरिया में है तो वक्फ नहीं, गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें, और ये कि भाई अगर यूज नहीं हो रही थी वक्फ नहीं है, तो ये सारी चीजें तो वक्फ नहीं है। तो ये आप किसी एंगल से ये नहीं कह सकते कि वक्फ के और वक्फ इंतजाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए बनाया गया। ये अमेंडमेंट जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया है कि वक्फ की हैसियत और वक्फ के जो साथ में जो मजहबी जो पहलू जुड़ा हुआ है, मुसलमानों के वजूद को मिटाना उसको खत्म करने के लिए या उसको डिस्प्यूट में डालने के लिए, ताकि आप जिंदगी भर यही करते हैं। लेकिन जो मुसलमान कोशिश करना चाह रहे हैं उनको उम्मीद पे जाकर कोशिश करनी चाहिए रजिस्टर करने की, बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने उम्मीद पोर्टल पे गया, मैंने मेरी आईडी क्रिएट करी, मुझे ओटीपी आया, ओटीपी आने के बाद मैंने डिटेल दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन दर्ज नहीं हुई है। ये आपको बतलाना है, ताकि कल जाके कोई ये कहे कि आपने उम्मीद पोर्टल पे जाने की कोशिश ही नहीं की, तो आप उसको बता सकते हैं देखो ये सब मैंने किया, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा नहीं होने वाला है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये कहा जाए कि आपको घर की लाइट लेनी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गया, मैंने अर्जी करी, अर्जी करके मैंने जो पैसे भरने के थे वो भरे, लेकिन आज मुझे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिला है। तो मैं अगर उसके बाद अल्लाह ना करे, चोरी नहीं कर रहा, गलती से नहीं कर रहा, लेकिन नहीं हुआ और लाइट है, तो मैं क्या करूंगा? लाइट के बिना कब तक रहूंगा? आप मैं कोशिश करो, लाइट मेरे को मिल ही नहीं रही है लीगली, तो कोशिश तो दिखा सकते हो मैंने किया है सारी तो आपको ये दिखाना है कि मैंने पोर्टल पे जाकर सारी कोशिश की, लेकिन हमारे पोर्टल पे जाकर रजिस्टर नहीं हो पाया। इसीलिए दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि ये कोशिश करनी है वक्फ बोर्ड को, ताकि हम बताएं कि हम वक्फ बोर्ड के पास गए, वक्फ बोर्ड ने कोशिश की, उनकी कोशिश के बावजूद ये रजिस्टर नहीं हो पाया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी क्या ये मुतालबा किया जाएगा कि वक्फ बोर्ड को ही जिम्मेदारियां दी जाए हर स्टेट के अंदर के वो रजिस्टर करवाएं? इंशाअल्लाह ये होगा, क्योंकि हम इस पे बहुत गौर फिक्र कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, और जिस तरह ससद भाई ने जो पिटीशन फाइल की है एप्लीकेशन, उस तरह पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक एप्लीकेशन फाइल करने के प्रोसेस में है, और पूरे हिंदुस्तान भर से हम मुतालबा कर रहे हैं कि लोगों की क्या एक्सपीरियंसेस हैं और क्या उनके साथ हो रहा है, और उसको शामिल करके एक सब्सटेंटिव कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन की जाए, ताकि ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले दिनों में और राहत इसमें मिल सकती है। इंशाअल्लाह हम कोशिश पे लगे रहेंगे। देखिए, हमारे जिम्मे कोशिश करना है, हम जरूर कोशिश करेंगे इसकी। बिल्कुल, और कोशिश करने वाले के साथ तो बिल्कुल अल्लाह होता ही है, कोशिश करें आप, बिल्कुल अल्लाह ताला हमको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी आवाज बस ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा कि चलिए बात इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद आप आए, आपसे मैंने वक्त लिया, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा था कि हर कोई उठ के वीडियो बना दे रहा है, कुछ भी बता दे रहा है, किसी को कुछ नॉलेज है नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से क्या हकीकत भी यही है कि आपसे बेहतर बंदा वक्फ मामले पर बातचीत करने के लिए कोई और नहीं होगा जो इतना डिटेल में सारी चीजें बता सके। देखिए, अगर मैंने जो कुछ अच्छा कहा है, अगर वो बात अच्छी और सही है तो अल्लाह की तरफ से है, और गलती है तो मेरी तरफ से है। मैंने कोशिश जरूर की। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।